वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 3 जुलाई 2021 और 3 जुलाई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो तमाम परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है। अगर आप घर बैठे बिहार में आयोजित होने वाले इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो जनवरी से लेकर के अब तक करंट अफेयर्स के जितने भी वीडियो चैनल पर अपलोड हुए हैं सारे के सारे मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारे वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं, क्योंकि बिहार में खास करके बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, ये सारे परीक्षाओं में पिछले 1 साल से लेकर के 1.5 साल तक के करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो ये सारे वीडियो को देखिए। और अगर हम पीडीएफ की बात करें तो जनवरी से लेकर अब तक यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 6 माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ पर जाकर इसका मतलब पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, ये प्रश्न था कि बिहार के किस मंदिर की ओर से अयोध्या में संचालित राम रसोई को भारत सरकार के ट्रेडमार्क रजिस्ट्री विभाग ने अपना सर्टिफिकेट निर्गत किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महावीर मंदिर पटना को ये भारत सरकार के ट्रेडमार्क रजिस्ट्री विभाग के द्वारा अपना सर्टिफिकेट जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर था और लगभग सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है और मोस्टली लोगों ने इसके बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसके बारे में डिटेल में जरूर लिखा कीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जुलाई माह से संबंधित प्रमुख दिवस व तिथियों को। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। इसका 2021 का थीम है सेव द सेवियर्स। और 1 जुलाई को ही भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस भी मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया गया। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जैसे जैसे ये डेट बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर थीम और दिवस वाला यहाँ पर मैं अपडेट करता रहूँगा, ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधे पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊँगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स होंगे वो भी डिस्कस करूँगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान पर देखना है और जो वीडियो के अंत में जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने किसके शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की है। एक्चुअली में प्रश्न है कि सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत किसके लिए किया गया है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मतलब शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए ये मतलब कि कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में बिहार सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने की दिशा में सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये कार्यक्रम के तहत अब क्या होगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स एवं 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा ताकि आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन सही रूप से हो सके। तो इसे देखते हुए ये बिहार सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं बिहार में सभी को इस कार्यक्रम के तहत यानी कि सुनंदिनी कार्यक्रम के तहत मतलब कि प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में आपदा प्रबंधन विभाग की घोषणा के अनुसार बिहार में कोरोना संक्रमण से मौत होने पर निकटतम परिजनों को कितनी राशि दी जाएगी। तो देखिए यह भी घोषणा भी हाल ही में बिहार आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा किया गया और इस घोषणा के अनुसार बिहार में कोरोना संक्रमण से मौत होने पर निकटतम परिजनों को 4 लाख की राशि दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं विस्तारपूर्वक। बिहार में कोरोना संक्रमण से मौत होने पर परिजनों को 4 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान का भुगतान आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाएगा। और फिर यहाँ पे कुछ कंडीशन है, उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य के भीतर मरने वाले उन्हीं लोगों के निकटतम आश्रित को 4 लाख की राशि दी जाएगी जो राज्य के वासी हैं। यानी कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि राज्य के भीतर मरने वाले उन्हीं लोगों को सिर्फ यहाँ पे ये मुआवजा राशि दिया जाएगा जो मतलब कि कह सकते हैं कि राज्य के निवासी हैं। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि बिहार से बाहर मरने वाले राज्यवासी के परिजन यह लाभ नहीं ले पाएंगे और यह व्यवस्था 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। ये भी बात यहाँ से आपको ध्यान रखना है, 31 मार्च 2022 तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की तारीख का ऐलान किया गया है। इस वर्ष यह कब से शुरू हो रहा है। तो बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र इस वर्ष 2021 में 26 जुलाई से शुरू हो रहा है, 26 जुलाई 2021 से। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस बारे में बता दूँ कि हाल ही में आयोजित बिहार कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में विधानमंडल के मानसून सत्र की तारीख का ऐलान कर दिया गया और यह सत्र 5 दिवसीय होगा जो कि इस वर्ष बिहार विधानमंडल की मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होकर के 30 जुलाई 2021 तक चलेगा। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ये 5 दिन का होगा, 5 दिवसीय होगा जो कि 26 जुलाई 2021 से शुरू होकर के ये मानसून सत्र 30 जुलाई 2021 तक चलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
अब देखिए यहाँ पर बात आई है बिहार की, तो बिहार से संबंधित कुछ चीज़ें उन्हें देख लेते हैं। ये मैप में बिहार की स्थिति है और बिहार की चौहद्दी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार की चौहद्दी है उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। बिहार की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है ये नेपाल के साथ साझा होती है, और वहीं पर राज्य श्रेणी की अगर बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ ये बिहार अपनी सीमा साझा करती है। तो ये सारी चीज़ यहाँ से आपको याद रखना है। और आप सभी जानते हैं बिहार का राजधानी है पटना, राज्यपाल है वर्तमान में फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी है गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। और राज्य का पशु है बैल, राज्य का वृक्ष पीपल, राज्य के फूल है गेंदा। और बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। जिस वक्त 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड का बंटवारा हुआ था, तो उस समय मतलब कि झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था, बिहार से मतलब जो भूमि का विभाजन हुआ था, ये 46% भूभाग के साथ झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ये भी बात आप ध्यान रखेगा। और झारखंड के जो पहले चीफ मिनिस्टर हैं ये है बाबूलाल मरांडी। तो ये सारी चीज़ यहाँ से झारखंड से भी बात आपको याद रखना है। और यहाँ पे अगला पॉइंट है बिहार की राजभाषा। तो प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। और बिहार की लंबाई है 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई 483 किलोमीटर है। और बिहार विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें और राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और बिहार में लोक नृत्य जो प्रमुख है वो है जाट जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदेशिया। और यहाँ जो आप इस इमेज में देख रहे हैं, दो स्वास्तिक के बीच में बौद्धे वृक्ष, ये बिहार का राज्य के चिन्ह है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप बिहार से संबंधित याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में 1 जुलाई 2021 को भारतीय स्टेट बैंक की कौन सी स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 66वीं स्थापना दिवस मनाया गया है। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में भारत का सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 1 जुलाई 2021 को 66वीं स्थापना दिवस मनाया गया है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि IBI भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक था। ये पहले सबसे बड़ा और सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक था, जिसका नाम बदलकर भारत सरकार ने 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना किया था। और इसका मुख्यालय मुंबई में है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पहले नाम था, ये जो संस्था थी पहले, ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, यानी कि IBI के नाम से। लेकिन 1 जुलाई 1955 को भारत सरकार ने इसका नामांकन किया और इसे मतलब कि भारतीय स्टेट बैंक के रूप में गठित किया। और इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पे बात है बैंक की, तो बैंकों का बैंक यानी कि जो भारत का जो रिजर्व बैंक है उसके बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी ले लेते हैं। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो RBI का फुल फॉर्म जो होता है ये होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। यहाँ पे RBI की बात किया जा रहा है। RBI की जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, जबकि SBI की जो स्थापना हुई थी यहाँ पर मैंने आपको बताया 1 जुलाई 1955 को हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, दोनों में ये डिफरेंस है। और यहाँ पर मैं आपको इस बारे में और बता दूँ, अगला पॉइंट यहाँ पे है कि भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे कि 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया था। ये ध्यान रखिए। और यहाँ पे अगला पॉइंट है कि RBI गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके प्रश्न कई बार बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि RBI गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। और RBI का जो प्रतीक चिन्ह है ये है ताड़ का पेड़ और बाघ। यहाँ पर आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, ताड़ का पेड़ और बाघ ये RBI का प्रतीक चिन्ह है। और इसका मुख्यालय है मुंबई में। और वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि RBI के 25वें गवर्नर है और ये उर्जित पटेल की जगह पे हैं। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप RBI से संबंधित याद रखिए। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न कि हाल ही में किसके द्वारा फसल बीमा योजना जागरूकता अभियान की शुरुआत किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फसल बीमा जागरूकता अभियान की शुरुआत अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। अब यहाँ पर इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं कि हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 1 जुलाई 2021 को फसल बीमा योजना जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। यह आप ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया, जो कि वर्तमान में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। और फिर यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। और अगला पॉइंट यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के किसानों को प्रकृति की अनिश्चितताओं से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और उनकी कड़ी मेहनत को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण के तहत किया गया था। ये बात आप ध्यान रखें, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, जो कि मतलब वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और उनकी कड़ी मेहनत को सुरक्षित करने यानी किसानों की। तो इसी को दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये शुरुआत किया गया था 2016 में। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए।
और यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है। तो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि भारत हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि ITU के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में 37 स्थानों की बढ़त के साथ 10वें स्थान पर पहुंच गया है। ये अभी 2020 का रैंकिंग में 10वें स्थान पर ये भारत पहुंच चुका है, जो कि 37 अंकों की बढ़त के साथ ये छलांग लगाया है। और यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया है कि इस रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब है। ये दोनों मतलब दूसरे स्थान पर है, क्रमशः मतलब ये दूसरे स्थान पर दोनों संयुक्त रूप से। और यहाँ पे अगला है पॉइंट कि चीन 33वें स्थान पर, पाकिस्तान 19वें स्थान पर है। और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना 1865 ईस्वी में किया गया था तथा इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। फर्स्ट सेकंड रैंक किनकी है और उसके बाद भारत का स्थान क्या है, ये सारी चीज़ यहाँ से आपको मतलब सारी चीज़ें याद रखना है। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूँ, इस सूची में पहले स्थान पर है मतलब कि अमेरिका और दूसरे स्थान पर है सऊदी अरब और यूनाइटेड किंगडम, और भारत का स्थान है 10वां और पाकिस्तान है 33वें स्थान पर। ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न 7वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने सबसे कम उम्र में शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अभिमन्यु मिश्रा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अभिमन्यु मिश्रा ने सबसे कम उम्र में शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम पर इतिहास रच दिया है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है अभिमन्यु मिश्रा। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और इन्होंने सबसे कम उम्र में शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतकर अपना नाम किया और ये इतिहास रच दिया है। ये ध्यान रखना आपको। और यहाँ पे अगला पॉइंट है कि उन्होंने बुडापेस्ट में 15 वर्षीय जीएम लियोन को हराया है और उन्होंने ये उपलब्धि 12 साल 4 महीने और 25 दिन में हासिल किया है। और यहाँ पे आगे है कि अब उन्होंने रूस के सर्गेई करजागिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो कि 2002 में मात्र 12 साल 7 महीने में मतलब कि आयु में ये चैंपियन बना था। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें याद रखिए। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं जिनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा और ये बुडापेस्ट में 15 वर्षीय जीएम लियोन को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। और इनके अभी वर्तमान में जो उम्र है ये 12 साल 4 महीने और 25 दिन है। और इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है, तो ये रूस के सर्गेई करजागिन का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि 2002 में मात्र 12 साल 7 महीने की आयु में चैंपियन बना था। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किन 2 देशों ने अपनी अपनी हिरासत में लिए गए नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया है। किन 2 देशों ने? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा भारत और पाकिस्तान ने ये सूची का आदान प्रदान किया है। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में विस्तारपूर्वक बता दूं कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने अपनी अपनी हिरासत में लिए गए नागरिक कैदियों और मछुआरों की नई सूची को नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक माध्यम से आदान प्रदान किया है। अब यहाँ पर इस सूची के बारे में जानते हैं। तो विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद पाकिस्तान के 271 नागरिक और 74 मछुआरों की सूची सौंपी है तथा पाकिस्तान ने 51 नागरिकों और 558 मछुआरों की सूची सौंपी है। तो ये यहाँ से आपको याद रखना है। अभी हाल ही में ये सूची का आदान प्रदान जो किया गया है ये भारत और पाकिस्तान के बीच किया गया है, जिनमें कि मतलब कि मुख्य रूप से नागरिक हैं और मछुआरे शामिल हैं। और ये यहाँ पर जो आंकड़े हैं इसे भी आप याद रखिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर लेकिन बात आई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो कि यहाँ पे मैंने ऐड किया है, सारे को एक एक करके देख लेते हैं। ये पाकिस्तान का यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज है और यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान की स्थिति है ये वाला। और यहाँ पर इस बारे में जानते हैं कि पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक देश है जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के फूट डालो और शासन करो की नीति के परिणाम स्वरूप ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाकिस्तान की एक अलग देश के रूप में मांगे 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया था। मतलब पूछा गया है कि पाकिस्तान मतलब कि राष्ट्र के रूप में अलग राष्ट्र के मतलब कि मांग कब से मतलब कि प्रचलित हुए थे, कब ये मतलब मांग किया गया था। तो 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में यह मांग किया गया था पहली बार। और यहाँ पे इसी में आगे लिखा गया कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और 14 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के बाद यानी कि भारत के विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान अस्तित्व में आया था। और पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली को माना जाता है। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। और यहाँ पे आपसे जानते हैं पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। सबसे बड़ा शहर जो है पाकिस्तान का यह है कराची। पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी, जो स्थापना हुआ था ये 14 अगस्त 1947 को हुआ था। और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये है चांद तारा। यहाँ पर आप इसे मतलब राष्ट्रीय ध्वज में भी देख सकते हैं। और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और राष्ट्रपति हैं डॉक्टर आरिफ अलवी। और पाकिस्तान में 8 राज्य हैं। और पाकिस्तान की जो मुद्रा है ये है मतलब यहाँ की जो करेंसी है ये पाकिस्तानी रुपया है। और प्रथम प्रधानमंत्री की अगर बात किया जाए तो लियाकत अली खान यहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रीय वृक्ष जो है पाकिस्तान की यह है देवदार। राष्ट्रीय पुष्प जो है चमेली या फिर जैस्मिन। राष्ट्रीय पशु मारखोर। राष्ट्रीय पक्षी चकोर। और राष्ट्रीय भाषा की अगर बात किया जाए तो उर्दू और अंग्रेजी यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। और प्रमुख त्यौहार जो है यहाँ की मतलब ईद है।
तो ये सारी चीज़ों को यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूँ कि इस चैनल के माध्यम से रिसेंटली कुछ ई बुक लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप सारे को देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे PDF का लिंक है, आप वहाँ पर जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। और अगर हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो पेड ग्रुप में आपको ये सारे PDF मिलेगा। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रखें, इसका जो फी है ये 399 है, जो कि आपको यहाँ पर मतलब कि इस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके तहत आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न है कि हाल ही में वस्तु और सेवा कर यानी कि GST के लागू होने के 4 वर्ष पूरे हुए हैं। यह भारत के किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ था? किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ये भारत के असम में पहली बार लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन करते हुए 1 जुलाई 2017 को वस्तु और सेवा कर यानी कि GST लागू किया गया था और हाल ही में 1 जुलाई 2021 को इसे लागू होने के 4 वर्ष पूरे हुए हैं और यह भारत में सबसे पहले असम में लागू किया गया था। ये ध्यान रखेगा। और वह अगर विश्व की बात किया जाए तो यह विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में कर यानी कि टैक्स की चोरी को रोकने के लिए मतलब लागू किया गया था। तो सबसे पहले पूरे विश्व में ये फ्रांस में लागू किया गया था 1954 में कर की चोरी को मतलब के लेकर के। और भारत की अगर बात किया जाए तो भारत में ये सबसे पहले असम में लागू हुआ था। और यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि GST परिषद का जो प्रमुख होता है ये वित्त मंत्री होता है और वर्तमान में GST परिषद का प्रमुख वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए, यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। चलिए उसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है कि हाल ही में बुलेटिन नामक पब्लिशिंग टूल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में ये बुलेटिन नामक पब्लिशिंग टूल जो लॉन्च करने की घोषणा की गई है ये अभी फेसबुक के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब मैं आपको यहाँ पर इस बारे में बता दूं कि हाल ही में लेखकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने बुलेटिन नामक एक नया पब्लिशिंग टूल लॉन्च करने की घोषणा की है। यह ध्यान रखेगा। यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा गया, यह पब्लिशिंग टूल लॉन्च होने के बाद यह स्वतंत्र रचनाकारों की मदद और समर्थन करेगा। यानी कि कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि जो लेखक होते हैं जो मतलब अपनी रचना लिखते हैं उनको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। मतलब कि उस लेखकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मतलब ये फेसबुक के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किए जाने की मतलब घोषणा किया गया है। और फिर यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि साथ ही में प्रत्येक बुलेटिन निर्माता को उनके ब्रांड के तहत वेबसाइट प्रदान की जाएगी और वे अपने प्रकाशन के नाम, लोगो और रंग पैलेट को अनुकूलित करने में सक्षम होंगे। तो ये सारी सुविधा इसके तहत दिया जाएगा। वो अपना ब्रांड को मतलब विकसित कर सकता है इसके माध्यम से। तो यहाँ से आपको इतनी सारी जानकारी याद रखना। ये भी हाल ही में ये बुलेटिन जो है मतलब कि ये बुलेटिन जो है एक मतलब प्रोग्राम का नाम है जो कि पब्लिशिंग टूल होगा एक प्रकार का। ये भी फेसबुक ने मतलब इसे लॉन्च करने की घोषणा की है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम डिजिटल इंडिया ने कितना वर्ष पूरा किया है? तो डिजिटल इंडिया का भी हाल ही में 6 वर्ष पूरा हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस बार बता दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम डिजिटल इंडिया ने 1 जुलाई 2021 को अपने स्थापना का 6 वर्ष पूरा कर लिया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को किया गया था। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 1 जुलाई 2015 को हुआ था और अभी हाल ही में 1 जुलाई 2021 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने 6 माह नहीं बल्कि 6 वर्ष पूरा कर लिया है। ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगला पॉइंट है कि इसका लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि पिछले 6 वर्षों में डिजिटल इंडिया ने आधार, कॉमन सर्विस सेंटर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डिजिटल लॉकर और मोबाइल आधारित उमंग सेवाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डाला है। ये सारे के सारे जो काम हुए हैं ये डिजिटल इंडिया के तहत हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से इतनी सारी जो जानकारी है ये आपके किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसे आप ध्यान रखें। और दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 600 लाइक का। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक और कमेंट से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न कि हाल ही में भारत के कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान की गई है? भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान की गई है भारत के कितने राज्यों में? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये भारत के 16 राज्यों के लिए है। अब यहाँ पर कुछ जानकारी है जिसे कि विस्तार पूर्वक देखना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि इन राज्यों के अंतर्गत पंचायतों सहित अनुमानित 3.61 लाख गाँवों को शामिल किया गया है, जहाँ पर इस मतलब की योजना का लाभ पहुँचाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, ये भारत के 16 राज्यों के लिए भी मतलब कि पहले चरण में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में कौन महिला क्रिकेटर क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बनी है?
तो इस वीडियो का आंसर क्या होगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। आप इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करने इच्छुक हैं तो यहाँ पर इस व्हाट्सअप नंबर पर आप Pre21 लिख के मैसेज कीजिए। आपको ध्यान रखना है मैसेज करते इसमें Pre21 लिखना है, कॉल नहीं करना है बल्कि मैसेज करना है, ठीक है। और उसके बाद जब आप मैसेज करेंगे तो उसके बाद आपको डेमो PDF के तौर पर कुछ PDF सेंड होगा, आप उसे देखेंगे और उसके बाद निर्धारित करेंगे आपको इसे ज्वाइन करना या फिर नहीं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप घर बैठे रहकर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस चैनल के माध्यम से एक ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। इस ई बुक की खासियत यह है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, यानी कि ये बाइलिंगुअल है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। 2500 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपके पास ई बुक हो या फिर बुक हो तो वो आपके लिए एकदम से वरदान सिद्ध होता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये बताता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। वहां से आपको ये समझ आता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारा समझ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बताता हूँ। अगर आप घर बैठे 67वें बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी CDPO इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको बीपीएससी सहित जो भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी खास करके लड़कियों और महिलाएं घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखिए। यहाँ पर आपको इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलेगी ये आप सारी चीज़ों को देख के ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा ये होगा सबसे पहला हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा। ये मॉडल सेट होगा। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रश्न जो इसमें होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का होगा। सारे के सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि आपको एक वर्ष का करंट अफेयर यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेली मिलेगा, मंथली मिलेगा, साल का अंत होगा, वार्षिक अंक भी मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो होगा बिहार जीके। यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 PDF मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 2 वॉल्यूम में। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में सफलता पाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर जो होगा 2020 वाला वार्षिक अंक। अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में विगत 18 माह के करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो ये भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ PDF है जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास का और संपूर्ण विश्व इतिहास का PDF, ये सारे और भी छोटे छोटे PDF है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मेनली जो हमारा होगा ये 4 सेक्शन होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये चारों यहाँ पर आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको Pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे आपको कॉल नहीं करना है बल्कि इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है Pre21 लिख के। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैसेज करने के बाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। इसका जो फी है ये 399 रुपया है। ये 399 रुपये में ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती है। अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आपको 1000 से 1500 रुपये में आपको 10 से 15 टेस्ट अवेलेबल कराता है। यहाँ पर मैं आपको 399 में आपको यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आपसे डेमो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें Pre21 लिख के मैसेज कीजिए। आप डेमो का डिमांड कीजिए, आपको डेमो PDF मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे, वो आप क्वालिटी को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप हमारे मतलब इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करने में आपका 40 से 50% मुझे कवर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहाँ से लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 38 प्रश्न हो गया। बिहार जीके अगर मैं 10 ही मान लूँ तो 38 10 कितना हो गया, 48 48 हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो 66वें बीपीएससी आयोजित हुआ था तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज से 26 प्रश्न आए थे। 26 से 27 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। समझिए इतने सारे यहाँ से मतलब प्रश्न हमारे सेट से पूछे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर हमारे पे भरोसा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप भी इसे ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी इसे ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।